अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के हमारे प्रोग्राम में मुकालमा होगा एक सहाफ़ी और एक सियासतदान का। और अगर ये कहा जाए कि मुस्तक़बिल के पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा का, तो ये गलत ना होगा। ये सियासतदान या रहनुमा कहें या कानूनदान कहें, एडवोकेट मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। इन्होंने बकिंघम यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम भी हासिल की, मगर एडवोकेट हैं। और इनके वालिद साहब डिप्टी स्पीकर रहे 1990 से 1993 तक। मोहम्मद नवाज़ खोखर साहब उस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से वो मुंतखब हुए थे। और उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब 20 साल तक पाकिस्तान की सियासत में, 46 साल की उम्र है, 75 साल का पाकिस्तान है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तवील उनकी रफ़ाकत है, जिसको बाकायदा तौर पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। हालिया दिनों में मार्च 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे सिंध से सेनेट के नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। फिर 24 जून 2018 को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुकर्रर हुए, जो 2022 तक रहे। और 2008 में इंसानी हकूक़ के एडवाइज़र के तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत का साथ रहे, और जो सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी थी उसके सरबराह भी रहे, जहाँ मिसिंग पर्सनस पर भी भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाते रहे हैं। 2021 में सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के दौरान खुफिया कैमरों का मामला भी जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दरियाफ़्त किया था। और इनके जो इख्तलाफात हुए 2022 में, बुनियादी तौर पर शहबाज गिल जो PTI के और आज़म सवाती, उन पर तशद्दुद और शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी की जब इन्होंने मज़म्मत की, तो 8 नवंबर 2022 को पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत, जबकि 10 नवंबर 2022 को सेनेट की नशिस्त से भी मुस्ताफ़ी हो गए। ये सब कुछ करने के बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक ऐसा नया प्लेटफार्म बनाया जिस के बारे में ये कहा जाने लगा कि शायद ये नई सियासी जमात है। मगर इस प्लेटफार्म ने मुख्तलिफ बड़े शहरों में तकरीबात की, और उसका जो थीम था वो री इमेजिन पाकिस्तान। यानी पहले हम इमरान खान के दौर में नया पाकिस्तान तो सुनते रहे हैं, मगर ये री इमेजिन पाकिस्तान से हम कह सकते हैं खोखर साहब तसव्वुर, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का तसव्वुर नो। जी हाँ। तो क्या फ़र्क था नया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के तसव्वुर नो? क्या आपको भी नया पाकिस्तान को जिन कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी, क्या आपको भी कोई ऐसी सपोर्ट हासिल थी? क्या सोच के आप इस तरफ निकल पड़े? देखें, जो नया पाकिस्तान का जो तसव्वुर था, एक ये लोगों के अंदर तो एक ख्वाहिश है कि जी हमारा मुल्क भी एक बेहतर मुल्क हो, उसके अंदर भी उसी तरह के कवानीन हो, रूल ऑफ लॉ हो, उसी तरह मईशत तरक्की कर रही हो जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक में और जो बढ़ते हुए ममालिक हैं उस तरह का। तो ये ख्वाहिश लोगों के अंदर तो मौजूद है। इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान साहब ने जिस तरीके से 2018 का इलेक्शन लड़ा, इस्लामाबाद में उससे पहले धरना दिया, अंपायर की उंगली की बात वो करते रहे, तो एक बड़ा उनको एक सपोर्ट हासिल थी। और उस सपोर्ट की बुनियाद पे 2018 में यकजान यककल्ब हो के हमारी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें हुकूमत में लेकर आई। और फिर उसके बाद जो वक्त गुजरा वो सारा अब आपके सामने है। अगर आपने हकीकतन पाकिस्तान का तसव्वुर नौ करना है मती भाई, तो उसमें जो सबसे पहली आपको कॉन्ट्रडिक्शन तय करनी पड़ेगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है, ये तजाद जो माशरे का, हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा तजाद है, वो ये कि ये मुल्क चलाना किसने। अगर आपने वही नया पाकिस्तान वाली करनी है बात, तो फिर तो आपका तसव्वुर नौ जो है वो फ्लॉप है। और गुजारिश ये मती भाई, किसने चलाना है आप बता जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और मती भाई, गुजारिश ये है कि हम हर चीज़ में बॉक्स हो जाते हैं कि एक तो हमारी आजकल माशरा भी इतनी अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो चुका है, और हम फौरन कह देते हैं कि जी कि ये फलाना प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, फलाना एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमने बॉक्सेस बनाए हुए। गुजारिश ये कि अब ये कॉन्वर्सेशन जो है, बगैर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए भी पाकिस्तान जिस जगह पर पहुंच गया है, जितने मैं कहूं कि हालात ख़राब है उससे ज़्यादा ख़राब है, जिस जगह पर पहुंच गया है, हमें एक ऑनेस्ट डिस्कोर्स की ज़रूरत है कि यार ये 75 साल गुजरे, आज हम जहां पर खड़े हैं, इज इट अ गुड प्लेस वे बी स्टैंडिंग? और अगर नहीं तो वो किन वजूहात की बना पर? और उसमें जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है, और ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, बहुत से मेरे से ज्यादा, मैं तो एक सतही ज़हन का आदमी हूं, एवरेज ज़हन का आदमी हूं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का भी ये ख्याल है कि यार अब हमें हर वो
डिस्कशन और डिस्कोर्स करना पड़ेगा जिसको हम आज तक कारपेट के नीचे फेंकते आए। मसलन सबसे पहला कि ये मुल्क चलाना किसने चलाना है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा उसके अंदर अमल दखल रहा। आई मीन हमारी आप तारीख उठा कर देखें तो जब पाकिस्तान में पहला इलेक्शन हो रहा था 1970 में, तो उस वक्त इंडिया में 3 पार्लियामेंट्स उनकी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी, 3 इलेक्शन हो चुके थे और चौथे इलेक्शन की जानिब वो जा रहे थे 1970 में। चौथे इलेक्शन की जानिब हमारे यहां पहला इलेक्शन हो रहा था, और वो जो पीरियड था जो मुल्कों की बुनियाद डालता है आगे बढ़ने की, आज इंडिया जिस मुकाम पे है ये बुनियाद थी जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। हमने पहले दिन ही अयूब खान साहब आए, जिन्ना साहब की वफात के बाद जो पीरियड रहा, फिर अयूब खान साहब आए और फिर फातिमा जिन्ना साहबा को गद्दार करार दिया गया, सियासतदानों को एब्डो करार दिया गया, जो तरीके पाकिस्तान के कारकुनान थे उन्हें भी सियासत से हटा दिया गया, हुसैन शहीद सुहरवर्दी साहब जैसे बड़े लोग उनके साथ क्या सलूक हुआ। अब फिर आगे आ जाए आप, फिर भुट्टो साहब का पीरियड, फिर जिया साहब की डिक्टेटरशिप, फिर उसके बाद 90 की दिहाई, फिर मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अब इस मुल्क को हकीकतन में आपको सिविलियंस के हवाले करना पड़ेगा, जो इस वक्त नहीं है, जो इस वक्त नहीं है और हमारी 75 साल तारीख में नहीं रहा ना। बीच में एक थोड़े से शॉर्ट पीरियड आया था, लेकिन फिर उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, बीबी की शहादत के बाद 2008 की जो हुकूमत, तो उसके अंदर भी मसाइल का सामना तो रहा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड था। तो अब ये हमें इवेंचुअली ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत है कि हमने मुल्क को चलाना कैसे है। पहली कॉन्ट्रडिक्शन, पहला तजाद आप ये दूर करें और फिर उसके बाद एक रिफॉर्म एजेंडा के साथ आगे बढ़ें। इस मुल्क को अब 25 करोड़ लोग हैं। मती भाई, अब जो आज के अखबारात में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट छपी हुई है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ पाकिस्तानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इन पिछले 1 सालों के अंदर सतह गुर्बत में चला गया। तो सिविलियंस के हवाले तो कई बार हुई है हुकूमत। 88 में बेनज़ीर आई, सिविलियन के हवाले हुई हुकूमत। फिर 2008 में जरदारी साहब आए, यूसुफ ज़ा गिलानी, सिविलियन के हवाले हुई हुकूमत। तो उस वक्त आपकी पार्टी भी, उस वक्त आप भी बड़े मुतहरक थे पीपल्स पार्टी में जी। तो क्या वजह है आप लोग नाकाम हुए? आपके हवाले तो कई बार हुकूमतें की गई हैं, 3-3 दफ़ा तो आपकी पार्टी इक़्तिदार में रही है, और सिंध में तो इतने तवील अरसे से सिविलियन के हवाले हुकूमत। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब बीबी शहीद को जो हुकूमत मिली और जो 90 की जो दिहाई थी, या जो उन्होंने ले ली, कि जो सियासतदान एज अ टूल इस्तेमाल होते रहे उस पीरियड में, जो एक दूसरे के साथ विक्टिमाइजेशन और तलखियों की जो बुनियाद रखी गई, उसने फिर अल्टीमेटली राह हमवार कर दी मुशर्रफ साहब के आने की। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासतदानों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और अगर हम इसी आर्ग्यूमेंट को इस तरह भी देखें कि पिछले 3 सालों में इस मुल्क में हर सियासी जमात हुकूमत में रही है, राइट? कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत में ना रही हो। तहरीक इंसाफ भी रही, नून भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही, JUI भी, MQM भी, ANP भी, नेम अ पार्टी इन पाकिस्तान, और वो हुकूमत में रही। मसाइल तो लोगों के हल नहीं हुए। तो सियासतदानों के अपने जो फ्लॉज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। आप क्या कहते हैं? तो लेकिन स्ट्रक्चरल जो सिस्टम के अंदर है, मसलन मतलब जरदारी साहब जब आए 2008 में, तो क्या मसला था? वो सिविलियन की हुकूमत नहीं थी, उन क्या गलतियां हुई? आप तो हिस्सा रहे इन हुकूमतों का। देखें, बहुत सी ऐसी अंदर की कोई बात बताए ना, कोई फिर ये I'll just give you an example. 2 मई हुआ जी, देखे ना, अब इतने बड़े वाकयात हुए, क्या किया आप लोगों ने? I'll give you an example. इस दौर में आप और मैं और हर बंदा ये समझता है कि इंडिया के साथ आपको एक बेहतर रिलेशनशिप रखनी चाहिए, एक ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड के वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, और पाकिस्तान जो एक दीवार बन के जनूबी एशिया में खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उस वक्त एक फैसला किया कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का हम दर्जा दें। हम ये फैसला, कौन से साल की बात है? ये 2012 की बात है। हम वो फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं करा सकते। जनरल क्यानी साहब ने नहीं होने दिया, जनरल पाशा साहब ने नहीं होने दिया। फिर उसके बाद जिस तरह हमारी हुकूमत थी कि हम हर रोज इस इंतजार में थे कि कब हमें इफ्तिखार चौधरी साहब रुखसत कर देंगे। एक वो आपको याद होगा मेमो स्कैंडल, तो आप आया था छोड़ देते। सियासतदान का तो काम ही यही है, फिर खुल के अवाम में आए। हाँ, इन हाइंडसाइट बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो सियासतदान कर सकते थे, लेकिन जब वो उस खेल का हिस्सा होते हैं, उस गेम का हिस्सा होते हैं, तो फिर उसमें
बहुत सी चीजों से नजर आप उधर भी भी कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को जो ब्लेम कर ही रहे हैं ना, और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में जनरल बाजवा, जनरल फैज ने जो किया 2018 के इलेक्शन में, बल्कि आपने तो खुद वो खुफिया कैमरे पकड़े सेनेट से। जी हाँ। तो आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ठीक नहीं कहते जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब होना चाहिए? देखिए ना, अब वो जनरल बाजवा जनरल फैज का एहतसाब, देखिए जो कैमराज हमने पकड़े उन कैमराज के ऊपर एक कमेटी भी बनी थी, संजरानी साहब ने बनाई थी, और एक दिन भी उस कमेटी का इजलास नहीं हुआ। ठीक है। तो आज अब इन प्रेसिडेंट्स को, परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में एक यहाँ पर जो फैसला दिया गया मरहूम जस्टिस वकार सेठ की जानिब से, क्या उसको इम्प्लीमेंट करा सके? नहीं करा सके। तो फिर नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं जनरल बाजवा जनरल फैज का एहतसाब होना चाहिए? देखिए, एहतसाब जब आप शुरू करेंगे तो फिर मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर मियां साहब ये भी कहें कि असगर खान वाले केस में भी हो। हम बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं। अगर आपने क्लैरिटी के साथ बात करनी है तो फिर आप कहें कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है असगर खान केस का, वहां से शुरू करें। फिर जब वो बात तो फिर उससे पीछे चले जाएं, फिर तो सबके साथ करें, फिर ज़ियाउल्लाह के दौर क्या करें? देखिए ना, अब जो चीजें आपके सामने मौजूद हैं, आपने सिलेक्टिव हो जाना है कि आपने एक पीरियड का एहतसाब करना है और बाकी का आपने कन्वीनियंटली क्योंकि वो वक्त की गर्द पड़ गई, कहने बाद छोड़ दें जनरल बाजवा, करें क्या? देखिए, आपकी जो नया प्लेटफॉर्म है उसका आपका क्या मौक़िफ़ है? आपकी नई क़यादत है, चेहरे पुराने हैं लेकिन चलें क़यादत नहीं है, तो क्या मौक़िफ़ है जनरल बाजवा जनरल फैज के हवाले से? छोड़ साहब नहीं, देखिए एक फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के फैजाबाद धरने के अंदर जो डायरेक्टिव्स हैं, जो उनके डिक्लेरेशंस हैं, वो तो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मसलन उसके अंदर तकरीबन 17 डायरेक्टिव्स हैं उनके, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका डायरेक्टिव है वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई पेरेंट लॉ नहीं है, उनको कानून के दायरे के अंदर लेके आया जाए। ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है। फिर उसके बाद दूसरा जो उनका एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है कि ईसीपी मीनिंगफुल एक्सरसाइजेस करे, उसके पास कानून के तहत इख्तियारात मौजूद है। नहीं, वैसे एक और भी है, वो एक और भी है ना, अफवाज पाकिस्तान को जो कहा है कि सियासी सरगर्मियों में एग्जैक्टली और उसमें देखिए और फिर उस हवाले से जस्टिस अतर मिल्ला साहब की जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग जजमेंट उन्होंने दी कि आप जब अपने आईनी रोल से बाहर निकल के कोई भी काम कारोबार करते हैं तो वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के एम्बिट में नहीं आता। अब इस पे अमल कौन करेगा? अनवारुल्लाह काकर सब करेंगे इस फैसले पे? अब यही तो बात है ना मती भाई, कि हमने ये आखिर तय करना है कि 75 साल गुजर चुके हैं, हम एक दूसरे को लाते घूसे भी मार रहे हैं, मुक्के भी मार रहे हैं, कपड़े भी एक दूसरे के फाड़ रहे हैं, लड़ भी एक दूसरे के साथ रहे हैं। 75 साल तो गुजार दिए ना। आई मीन, वेयर डू यू वांट टू टेक दिस कंट्री? जो चीजें हम करते रहे, आप कहां ले जाना चाहते हैं? जो चीजें हम करते रहे, क्या वो हल है? नहीं, आपके पास क्या हाल है? इसका जवाब मैं लेता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। इतने में आपको भी सोचने का मौका नहीं, अभी कर ले अभी तो उंगलियों पे याद है ऐसे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एडवोकेट मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी प्रोग्राम में, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सियासतदान, मारूफ सियासतदान, उनके साथ सहाफ़ी के तौर पर एक मुकालमा जारी है। एडवोकेट मुस्तफा नवाज खोखर, साबिक़ सेनेटर, और एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया इन्होंने, री इमेजिन पाकिस्तान। और खोखर साहब, वक्फे से पहले आप जो बात कर रहे थे कि इसका हल क्या है, क्योंकि आप एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आए हैं, नई सियासी जमात की भी बात हो रही है, और आपने ही सवाल उठाया कि इस मुल्क पे हुक्मरानी किसने करनी है। तो फिर आपके पास हल क्या है फिर इसका? आप कैसे सिविलियन को हुकूमत लेके देंगे, या फिर आप ऐसे हाथ फैलाएंगे कि सिविलियन के हवाले कर दें? मेहरबानी। देखिए, हाथ फैलाने का तो यही मतलब होगा कि आप वही पुराने फार्मूले इस्तेमाल करना। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? अगर आपने वही जिस तरह उसी रास्ते पे चल के ये चीजें करनी है, तो उस रास्ते में ये चीजों का हसूल नहीं है। तो क्या तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, सबसे पहला, कि आपने जो भी सियासत करनी है, आप क्रिएटिवली, इंडिपेंडेंटली आप खुद करें। आप उनकी तरफ मत देखें, बेसाखियां उनसे मत तलाश करें। आपको पहले, अगर आपने, लेट्स सपोज हम इस चीज पर आ जाते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, हमने पॉलिटिकल पार्टी का सफर जो है वो एक शुरू करना है, लंबा सफर है। क्या उसमें हम वो तरीका इख्तियार करेंगे कि इलेक्टेबल्स इकट्ठे करो, विकेटें उड़ाओ, कि जिस तरह खबरें चलती थी कि फलानी विकेट उड़ गई, फलानी विकेट उड़ गई, या पुराने सियासतदानों को ले आपको थोड़े लोग हों, क्रेडिबल लोग हों, थोड़े लोग हों, कॉम्पिटेंट लोग हों। अगर आप
उन्हीं कॉम्पिटेंट लोगों की टीम के साथ अगर आप 15 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ सकते हैं तो आप 15 पे लड़िए। टेक्नोक्रेट्स जरूरी नहीं है, अच्छे सियासतदान मौजूद हैं, कितने अच्छे सियासतदान मौजूद हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता। मसलन आप मुझे 15 लोगों के या 10 लोगों के नाम गिनवा दें। देखिए, अगर अभी आपको वो नाम गिनवाऊंगा तो फिर एक ऐसी कैफियत क्रिएट हो जाएगी कि जिसमें लोग तसव्वुर करेंगे कि शायद मुस्तफा का इनसे राब्ता है। नहीं, राब्ता नहीं है। मतलब आप एक एग्जांपल दे दें। आप कह दें कि मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन आपकी राय में आपको जिस तरह आप मुझे 5 सियासतदानों के नाम बता दें कि जो आपकी राय में बहुत अच्छे हैं और आप चाहेंगे कि वो एक आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरह। फिर वो देखिए, मैं नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूं कि अच्छे लोग मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, क्रेडिबल लोग मौजूद हैं, कि जिनको सियासी पार्टियों के अंदर गुंजाइश इसलिए नहीं मिलती, उनकी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि वो खुशामद नहीं कर सकते। वो अपनी एक मुनफरिद सोच रखते हैं। आपको भले 5 लोग मिले, 10 मिले, 15 मिले, 20 मिले, लेकिन आप उन्हीं के साथ सियासत करें, आप उधर मत देखें, बैसाखियों की तलाश मत करें। और अलमिया ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स में उलझी हुई है, इक्तदार की रस्साकशी में। आज अगर अखबारात में इदारिये लिखे जा रहे हैं और ये बात इस्लामाबाद में आम है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब एक नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं, तो वो वोट को इज्जत दो के पीछे जो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान लगाए हुए थे, अपनी पार्टी के लोग लगाए हुए थे और बड़ी यकसुई से लोग खड़े हुए थे इनके साथ, आज उनको क्या जवाब देंगे? तो पाकिस्तान के अवाम कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है इस तरह बात कहनी, लेकिन कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि आप जिधर मर्जी उन्हें लगा दें। आपके शहबाज शरीफ साहब ने आज ही एक बयान दिया है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, जो आप बात कर रहे हैं उससे मुतल्लिक़ है, जरा सुन लेते हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है। आप भी तो यही बात कर रहे हैं खोखर साहब कि इंतकाम नहीं लेना चाहिए, अगर एहतसाब करना है तो 75 साल का करें। आप भी तो यही कह रहे हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और शहबाज शरीफ में फर्क क्या? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जिक्र है? बिल्कुल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या इस चीज का जिक्र है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पॉलिटिकल विंग्स बंद किए जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या इस चीज का जिक्र है कि फौज को अपने आईनी रोल तक महदूद किया जाएगा? बिल्कुल। उसके ऊपर कितना इन जमातों ने पिछले 15 साल के अंदर अमल किया? और आप उस जमात के हिस्सा थे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के फौरन बाद हुकूमत में आई, क्या किया आपने? जी, उसके अंदर जो डेवोल्यूशन के मुतालिक जो प्लान्स थे वो तो सारे उन्होंने किए, लेकिन जहां पर चीजें रह गई, जब तक आप जहां पर चीजें रह गई वहां पर उनको आगे लेकर चलना उनका काम था। और मेरा जो इख्तिलाफ का था ना जो हुकूमत में आई, और मेरा जो अपनी पार्टी से जब इख्तिलाफ शुरू हुआ तो उसकी बुनियाद क्या थी? 2008 से शुरू हुआ नहीं। उसकी बुनियाद ये थी, 2008 में तो मैं इतना अहम नहीं था। उसकी बुनियाद ये थी कि मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है, अभी हमने चेयरमैन सेनेट जो थे सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और फिर हमने बाप पार्टी से ही वोट ले लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। तो ये तो उससे पहले आप जो बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ साजबाज की, गलत की, ऑन रिकॉर्ड मैंने आप साथ थे उस वक्त, मैं ऑन रिकॉर्ड, आपने उस वक्त नहीं छोड़ी पार्टी, मैंने ऑन रिकॉर्ड एहतजाज ना किया हो, मैंने ऑन नहीं छोड़ी, आप नहीं पार्टी आपने छोड़ी, जब आपसे इस्तीफा ले लिया गया तो आपने पार्टी छोड़ी। लेकिन उसमें क्या, मैंने किसी भी वक्त जब भी मौका आया, जिस वक्त हमने हुकूमत में हिस्सा डाला गिराने का, बलूचिस्तान हुकूमत हमने गिराई ना, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी। मेरी स्टेटमेंट आप वो भी निकाल के क्लिप चलाइए, वो क्लिप भी चलाइए कि जिसमें मैंने शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कहा कि ये गलत हमने किया, ये हमें नहीं करना चाहिए था, और ये बैसाखियों की तलाश नहीं करनी, ये बैसाखियों की तलाश भी, इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आपने आज तक किसी बैसाखी को हाथ भी नहीं लगाया, कि मुलाकात भी नहीं की, जनरल फैज को आप नहीं जानते, जनरल बाजवा को आप नहीं जानते, कभी फोन पे बात नहीं हुई। जनरल बाजवा से सियासत की आप बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा की मेरे से एक ही मुलाकात हुई, और वो मुलाकात हुई एक पिंडी में एक साहब थे, उन्होंने दावत की थी आज से मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले, पोस्ट रिटायरमेंट उनसे एक ही मुलाकात हुई। उससे पहले आपने जनरल फैज को भी नहीं जानते थे कौन होता है ये बंदा?
ठीक है, उनकी मुलाकातें रहती थी। एक दो दफा मुझे फोन कॉल आए क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी में था। बहरहाल उनके जिस हवाले से फोन आए उनके ऊपर मैंने अमल नहीं किया। जनरल पाशा से, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से किसी को नहीं जानते आप? जनरल ज़हीर ऑफ कोर्स इधर कहूटा के हैं, मुझे पता है कहूटा के हैं, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं है। हाँ, एक दफा मीटिंग में, बार बड़ी पुरानी बात है, 2011-2012 की बात है, कि जिसमें ये इशू मिसिंग पर्सन्स का मैंने रेज किया, वो उसके ऊपर उनके साथ कोई गुफ्तगू वगैरह हुई। दैट वाज बैक इन 2011। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको बगैर किसी बैसाखी के आप सेनेट तक पहुंचे हैं, और जहां तक आपकी सियासत है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई इनपुट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में, और आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स में भी। ऑफ कोर्स, क्या बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को एजेंसियों ने कहीं भी, बाप पार्टी जो आपने जिसकी खुद मुखालफत की, क्या वो जनरल फैज का, जनरल बाजवा का ऑपरेशन नहीं था? तो मैं अगर उनका ऑपरेशन था तो उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी, क्या मैंने उस पर एहतजाज नहीं किया? देखिए ना, अगर तो मेरी, एक सियासतदान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सियासतदान से यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो अपने जमीर के मुताबिक, उसको अगर कोई चीज गलत नजर आ रही है या तो फिर उसको वो पॉइंट आउट करे, अपनी लीडरशिप के सामने पॉइंट आउट करे। कौन सा ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर मैंने वो चीजें पॉइंट आउट ना की हो, बल्कि पब्लिकली ना की हो? इसलिए ना पब्लिकली की ताकि आपके लिए भी रिकॉर्ड रहे। 2018 की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई ना? 2018 के इलेक्शंस में बिल्कुल हुई ना। हाँ। आपने कैसे एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया? आप मेरी कामरान खान साहब की जरा स्टेटमेंट निकालें। नहीं, देखें ना, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। कमेटी जो नहीं, एक सेकंड। आप अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने कैसे की, तो 2018 के इलेक्शन में मेरी अभी फिर कामरान खान साहब के प्रोग्राम की स्टेटमेंट निकालें कि जिसके अंदर नाम लिए लोगों के और कहा, अब निकालिए और दिखाइए 2018 के इलेक्शंस के दौरान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था वही मैंने उनके प्रोग्राम में बयान किया और उन्होंने फिर चलाया भी, और फिर आप भूल गए। और उसके ऊपर जो कमेटी बनी, जो मेरा इख्तियार है, मेरे बाद जो मेरे लीडरान का इख्तियार है, आप वो मेरे से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आपने जो इख्तियार मेरे जो काम उनके करने का है वो भी आप मेरे खाते में डाल रहे हैं। आपने जो सेनेट से इस्तीफा दिया और पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, ये मामला इन दोनों मामलात से बड़ा था 2018 के मामलात से, और बाप की जो साजिश थी और नून लीग की एक हुकूमत गिराने की एजेंसियों से मिलके, क्या ये उससे बड़ा मामला था? आपने इस तरह तो कई और पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? मती भाई, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बहुत सीरियस मामला था ना। मेरे सामने क्या चीज रहती है, आप जानते थे और आपने एहतजाज भी किया कि बाप पार्टी बनाई गई और डिस्टेबलाइज किया गया। बिल्कुल, ये मैंने एहतजाज भी किया। तो आप चीजें नोट कराते रहते हैं, पार्टी नहीं और नोट कराते कराते आप ये समझते हैं कि जिस, और स्पेशली पीपल्स पार्टी को जिस तरह मैं समझता था, वहां पे डिसेंट की एक बहुत बड़ी गुंजाइश थी, लोगों की बातों को सुना जाता था। लेकिन वो जब पार्टी के अंदर माहौल क्रिएट हो गया कि जिसके अंदर डिसेंट की कोई गुंजाइश नहीं रही, कि हम जब उसका इजहार कर देते थे कि जनाब ये चीज ठीक नहीं हो रही, ये चीज गलत हो रही है और इस चीज का हमें फ्यूचर में चल के हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उसका नुकसान होगा, ये पॉइंट आउट करने की इजाजत थी। और जब वो बर्दाश्त खत्म हो गई और फिर उन्होंने कह दिया कि जनाब कि नहीं, अब इस गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है, आप या चुप रहिए या इस्तीफा दीजिए, तो मैंने फिर इस्तीफा देने को तरजीह दी। फिर आपने ये नतीजा निकाला कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के सियासतदानों को इकट्ठा करके नई पार्टी बना लेते। नई पार्टी तो उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। नई पार्टी के लिए जो गुंजाइश निकलती है अगर किसी भी माहौल में, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है ना। पहली कंडीशन ये है कि क्या बहरान है, क्या क्राइसिस है, नंबर एक। नंबर दो, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उस बहरान को हल करने में कामयाब हुई हैं या नाकाम हुई हैं? नाकाम हो गई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि पिछले 3 सालों में तमाम पार्टीज नाकाम हुई हैं। तो यही तो 2 कंडीशंस हैं कि बहरान भी हो और हल भी ना हो। तो जब ये वैक्यूम आपके पास क्रिएट हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश फिर पैदा हो जाती है। ठीक है, चले देखिए, शाहिद खान अब्बासी भी बता रहे हैं कि नई सियासी जमात की क्यों जरूरत है। लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की उन्होंने। हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, आप भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर रहे हैं इस मुल्क के। तो अब आप लोग कैसे नई पार्टी बना सकते हैं? नई पार्टी कोई अवाम से निकलेगा, आम आदमी पार्टी की तरह। तो आप कैसे ड्राइंग रूम में बैठ के नई पार्टी? देखिए, अगर वही बात है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम फोकस्ड रहे अपनी पॉलिटिक्स में, सबसे पहली चीज क्रेडिबिलिटी के ऊपर, सबसे पहली चीज कॉम्पिटेंस के ऊपर, तो वो आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। ये आपका ये कहना है। एक इंसान अपने पॉलिटिकल कैरियर के अंदर कोशिश करता है कि यार कि मैं आइडियलिज्म की बात करूं, मैं उसके अंदर अपने दामन पर कोई दाग ना लगने दूं, वो आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। आप
फिर जब महसूस करें कि हालात ऐसे हैं कि जिस सियासी जमात के अंदर आप मौजूद हैं वो उन प्रिंसिपल्स के साथ ठीक नहीं चल रही, आप उसका इजहार करें, उसकी आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है। एक इंसान अपना पॉलिटिकल कैरियर आराम से चुप ही करके बैठना है ना, खुशामद ही करनी है, यही 2 कॉस्ट पे करनी है ना। और अगर एक इंसान वो कॉस्ट पे करने पे तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि सर झुका के बस अपना गुजारा करो, तो ये चीजें काबिल कबूल मेरे लिए तो नहीं है मती भाई, और ना बाकी मेरे दोस्तों के लिए भी आप काबिल कबूल आपके लिए। अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज के जितने भी काम हैं या जराइम हैं वो काबिल कबूल हैं, किस लिए काबिल कबूल है, क्यों काबिल कबूल कह रहे हैं उनका एहतसाब नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर एहतसाब आपने करना है, मैंने आपको ये कहा है कि एहतसाब करना है तो फिर आप उस वक्त से शुरू करें जब असगर खान का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सिलेक्टिव मत हुई है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव हो रहे हैं कि नवाज शरीफ का क्योंकि उसके अंदर नाम है, उसके अंदर वो बाकी जर्नैलों के नाम है जिन्होंने पैसे लेके इत्तेहाद बनवाए, तो फिर आप उधर से बात शुरू करें और आज तक जहां पर आए जो डॉक्यूमेंटेड चीज है सबके ऊपर करें। फिर तो ये ना वाली बात है। क्यों ना वाली बात हुई? तो फिर क्यों ना वाली बात हुई? मतलब ये है कि आप यानी कि आप शुरू तो करना है, वो आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो बेनजीर भुट्टो के साथ कमिट हुए आप उसे माफ कर रहे हैं। इसका मतलब यानी कि आपको भी नई जमात बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद दरकार। अगर हमें मदद, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आप सड़कों पे क्यों नहीं गए? ड्राइंग रूम में बैठ के यानी कि क्या करें? आपको सड़कों पे जाना चाहिए था, अपने गली मोहल्लों में जाना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? आपको अपनी तकरीरें करनी चाहिए थी। पार्टी क्या तकरीरें करनी चाहिए? कैसे पार्टी क्या तकरीरें करनी चाहिए? भुट्टो ने कैसे तकरीरें हमने बताया? आपने हमारा कोई एक सेमिनार भी देखा? आप ये आपने उसके अंदर हमारी गुफ्तगू देखी? क्या हमने उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के रोल को क्रिटिसाइज नहीं किया? हमने शुरू क्वेटा से किया, उस सूबे से शुरू किया कि जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस है, वहां पर लोगों की बैठ के बातें सुनी, आपने वो बातें चलाई, अब चलाएं अपने प्रोग्राम। होटलों में बैठ के तकरीरें करने से होटलों में कोई किसी एक होटल में अंदर हमने अपनी सेमिनार नहीं किया, जलसों में जाके, तो जब हम सियासी जमात अगर हमने बना ली तो फिर अवाम के पास जाएंगे। सर यही बात है ना, आपने स्टार्ट तो कर दिया ना नई बात। तो आप में और इस्तेकाम पार्टी में और पीटीआई पार्लियामेंटियन में क्या फर्क है? अगर इस्तेकाम पार्टी अगर पहले दिन अगर इस्तेकाम पार्टी आज कहती है कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, आप हमारी गुफ्तगू तो दिखाइए। यानी कि आप सिलेक्टिव गुफ्तगू दिखा रहे हैं, लेकिन वो गुफ्तगू नहीं दिखा रहे कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि दिखाएं, वो गुफ्तगू नहीं दिखा रहे कि जो गुफ्तगू हमने की है। मैंने आपको बताया कि क्वेटा से शुरू करें, क्वेटा की गुफ्तगू दिखाएं, मेरी कामरान खान की स्टेटमेंट दिखाएं, मेरी शहजाद इकबाल की स्टेटमेंट दिखाएं। आप सिलेक्टिव होकर वही दिखा रहे हैं जो आपको अभी इस वक्त आपके आर्गुमेंट में स्ट्रेंथ दे रहा है। मेरा जो जवाबी आर्गुमेंट है उसकी भी दिखाइए। वो रिकॉर्ड की बात है, वो सब कुछ आ चुका है। खोखर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप कह रहे हैं कि नई पार्टी की जरूरत है, और मैं आपको पहले दिन कह रहा हूं, ये आपको मैंने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि इस वक्त अगर हमने प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन जो दूर करनी है, सबसे बड़ा तजाद दूर करना है, तो वो ये है कि इस मुल्क को चलाना किसने है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने चलाना है तो उनका तो सारा फेल हो चुका है। और आपको बात आप कह रहे हैं कि नहीं तुम इस्तेकाम की तरह बता दें कौन चला रहा है इस वक्त मुल्क? एस्टैब्लिशमें चला रही है, फौज चला रही है, और कौन चला रहा है? तो क्या होना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के इलेक्टेड लोगों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो ये मुल्क चलाएं, हुकूमत साजी करें। चलें, ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब आप देखें, ये अब आप पे भी फर्ज बनता है। मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा, यही बात मैंने की थी, और अब आप पे भी ये फर्ज बनता है कि आपने जो मुझे इस्तेकाम के साथ जोड़ा, आप वो अपने अल्फाज भी वापस लें। नहीं, मैं अपने सवाल वापस ले लूं। नहीं, आप सवाल वापस ले आपने पार्टी बनाई नहीं है तो आप मीडिया के साथ सवाल वापस ले लूं। देखिए, आप मेरे पास, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है मेरे रिकॉर्ड में कि जिसके अंदर आपको झोल नजर आए, देखिए बयानात तो जरदारी साहब ने भी बड़े डाटे। देखिए, आप जरदारी साहब के बयानात का मेरे से ये मत करें ना, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े बयानात दिए थे, जो बतौर सदर दिए थे, बतौर पार्टी हेड दिए थे। आप 3 साल के लिए आते हैं, बहुत बयानात दिए हैं। इन बयानात को छोड़े ना। आप मेरे से फिर मेरे किरदार के बारे में सवाल करें ना, मुझे आप ये क्यों कह रहे हैं कि तुम इस्तेकाम की तरह हो? नहीं, इससे कोई, मैं इससे सवाल वापस ले लूं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैं साथी हूं, आप कह रहे हैं मैं सवाल वापस ले लूं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम एडवोकेट मुस्तफा नवाज खोखर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिर इनमें और एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब में क्या फ़र्क है, क्योंकि इख्तिलाफ तो वो भी करते हैं और डट के करते हैं, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारे मेहमान हैं एडवोकेट मुस्तफ़ा नवाज खोखर। खोखर साहब, एक तासुर ये है कि आपने जो एक री इमेजिन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लाया है, ये बिल्कुल नया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट जैसा है, जिसका मकसद जो है माजी की तमाम सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडरशिप को और इस्टेब्लिशमेंट के लिए राह हमवार करनी है। क्या उन्होंने खुद अपने आप को डिस्क्रेडिट नहीं कर लिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने? आप मुझे एक रिफॉर्म बता दें मीनिंगफुल,
जो इस मुल्क के लिए की हो? इस मुल्क को क्रिमिनल लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या वो हुई? ये चार्जशीट तो देखें, नहीं, आप मुझे जवाब देने देना। आपने चार्जशीट कर दिया ना, आपने चार्जशीट कर दिया, मुझे जवाब, आप चार्जशीट भी मुझे कर रहे हैं और मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे। और फिर वो रोल उन तमाम जमातों का कि जिसकी वजह से ये सारा आज कहानी खड़ी है, आज ये मुल्क इस क्राइसिस पे पहुंचा हुआ है, कि हमें ये कहने की भी इजाजत नहीं है कि ये फेल हो गए। और फिर अगर हम उनके फेलियर की निशानदेही करें, आप आज अगर आप कोर्ट रिपोर्टर ये नहीं, आप आज अगर हम फेल हो गए, आपको कहना चाहिए पूरा माशरा नहीं, आप हुकूमत में रहे हैं। देखिए पूरा माशरा नहीं, आप फेल हुए, पूरा जमात फेल हुई, आप कहते हैं ये फेल हो गए, हम तो बड़े पवित्र हैं। ये तो नहीं, माशरा फेल हो चुका है, पूरा माशरा फेल हो चुका है। माशरा बेचारे का कोई कसूर नहीं है, आप फेल हुए, आपकी पार्टियां फेल हुई हैं, आप इस वक्त वादा मुआवजा नहीं बन सकते। नहीं, आप वादा मुआवजा नहीं बन सकते। मुझे जवाब भी तो देने देना, आप जवाब भी नहीं देने दे। जी बताएं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप कोर्ट रिपोर्टर है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज ठीक नहीं होती तो क्या इसका मतलब है कि और वो किसी चीज की पॉइंट आउट करती है तो आप कहेंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट को रास्ता दे रहे हैं? नहीं, हमने वफादारी का हल्फ नहीं उठाया अपनी पार्टी से। देखिए, कोर्ट से वफादारी का कोई हल्फ नहीं है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप तमाम जुबाबंदी कर दें, माशरे में जुबाबंदी हो जाए, कोई शख्स किसी का फेलियर ना पॉइंट आउट करे, और फेलियर जो है, आप कहें जो हमारा फेलियर है वो मैं कबूल करता हूं। क्या मैं चेयरमैन था इंसानी हकूक कमेटी का? आप मुझे बताएं और मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या वो मेरा जो पीरियड था इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन का वो एक फेलियर था? ईमानदारी से बताएं और बाकी सबके साथ कंपेयर करें। उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, आप कितने लोग बाजियाब हुए? आप छोड़ दें। आपने अच्छे बयान दिए, नहीं छोड़ दें, अच्छे खत लिखे, अच्छे ऑर्डर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। एक सेकंड, अभी भी लोग उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि आपने इस मुल्क की तारीख में 75 साल तारीख में कितने आए होंगे, कितने गुजरे होंगे? बिल्कुल सही, ठीक है। क्या मैंने अपना काम ईमानदारी से किया? आपने बेहतर किया या नहीं किया? लेकिन आप नाकाम हुए। नहीं, आप मुझे माने आप बाकियों से बेहतर था या नहीं था? बाकियों से बेहतर था। तो फिर आप मुझे क्या, देखिए, जो मेरे जिम्मे काम लगाया किया, आपको मैंने उस काम को डिलीजेंटली, और मैं उसमें नाकाम भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपकी तस्दीक करता चलूं। आपकी अभी मैं आपको अभी मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं कि उसमें मैं नाकाम नहीं हुआ, इसलिए कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं थी। आप उन चंद साफियों में शामिल हैं जो शायद बात कर लेते हैं, लेकिन मीडिया में आज तक वो रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई कि जो उसमें मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबियां हासिल हुई। आप कुछ बता दें, मैं तो रेडी हूं, मैं तो रिपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेट मी टेल यू, सबसे पहले जी, मैं 2011 में मैं ह्यूमन राइट्स का एडवाइजर बना। उस वक्त से तमाम ह्यूमन राइट्स की कमेटियां सब लगे रहे कि अगर किसी जगह पे कोई हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो कमांड कर रहा है उस फोर्स को जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे है, उसको कम से कम बुलाएं, उससे पूछें तो सही। सही है, बुलाया आपने, आए, एक ग्लास सीलिंग टूटी, अल्लाह बख्शे, he was one of the finest generals that this army has probably produced. I have a lot of respect for him. क्या हुआ? जनरल सरफराज, ग्लास सीलिंग तोड़ी, उसके बाद किसका काम था उसको आगे लेके चलना? अच्छा, फिर दूसरा कि एक अदीब थे, लिखारी थे, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, सिंध से उनका ताल्लुक था। 14 अगस्त को उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था उनकी रिकग्निशन में, जो वो शायरी और लिखते हैं, नेशनल अवार्ड। बिल्कुल, मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक साहब है, उन्होंने अपना नेशनल अवार्ड वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका बेटा मिसिंग हो गया। मैंने उसका कमेटी के अंदर नोटिस लिया, मैंने उसके अंदर नोटिस लेके 1-2 सख्त लेटर्स लिखे, उनका बेटा बाजियाब हो गया। और सलाम है उस शख्स को, मुझे आज उसका नाम याद नहीं है, जब वो कमेटी में जिस दिन मैंने ये मामला रखा हुआ था वो वहां पर सामने आए और उन्होंने वहां पर आकर कहा कि मैं सिर्फ अपने बच्चे के नहीं के लिए बाकियों के लिए भी बात करता हूं। आपने बड़े अच्छे काम किए। अब मैं क्लैरिफाई करना, जहां कहीं अब मैं क्लैरिफाई कर दूं ना, आपने बहुत अच्छे काम किए इंफरादी तौर पे, मगर जो मेरे जिम्मे काम लगाया गया, एक सेकंड, जो मेरे जिम्मे काम लगाया गया, जो आपने काम किए अच्छे किए, लेकिन यहाँ बैठ के हम पूरी कौम के सामने पूरी पीपल्स पार्टी का जो वो करती आई है वो आप मेरे जिम्मे नहीं डाल सकते। आप मुझसे सवाल करेंगे कि जो मेरे जिम्मे काम, मुस्तफा तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाया गया, तुम सेनेटर थे, तो क्या तुमने इन चीजों के ऊपर बात की? तुम चेयरमैन थे कमेटी के, क्या तुमने अपने काम के ठीक तरीके से किया? इस वक्त हम खोकर के बात नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी वालों से पूछिए ना। निजाम की हो रही है, आप कौमी लीडर हैं, आपको कौमी लेवल पे, मैं जब आपसे निजाम की बात करता हूं तो आप मुझे मेरे ऊपर ले आते हैं। जब मैं आपसे अपने ऊपर बात करता हूं तो आप निजाम पे चले जाते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए कि आप नेशनल लेवल की बात करें, सिर्फ अपनी कारकर्दगी। एग्जैक्टली, तो आप फिर मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? नहीं, आपके ऊपर नहीं, आपने मुझे मजबूर किया ये जवाब देने पे।
सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो फिर मेरे से सिस्टम पे बात, मैं यही कह रहा हूं, जब मैं निजाम की बात करता हूं आप मुझे मेरे ऊपर ले आते हैं, जब मैं अपने ऊपर आता हूं तो आप मुझे निजाम पे ले जाते हैं। आपने कहा ये एक चीज चूज कर ले, आपने कहा ये फेल हो गए, एक चीज चूज कर, मैंने कहा आपको कहना चाहिए हम फेल हो गए, ये नहीं फेल हो गए। तो निजाम की बात होगी ना, तो फिर आप मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? अच्छा क्विकली बताएं कि नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए मुझे फ्रैंकली मियां साहब से आई हैव नो कॉम्स विद हिम, ठीक है, उनके साथ एक ज्यादती हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई वो गलत था, लेकिन आज जिस तरीके से वो वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, उनकी अपनी सियासत के लिए ठीक नहीं है। ज्यादती पे कोई एहतसाब होना चाहिए, नहीं हो छोड़ें, देखिए फिर असगर खान देखें तो ज्यादती के अंदर एहतसाब उन्होंने सबसे पहले, आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछे उन्होंने दरखास्त दी है? उनका भाई वजीर आजम था, उनकी पार्टी का वजीर दाखिला था, वजीर कानून था, वजीर दिफा था, ये वो बताए ना कि भाई उन्होंने 16 महीने में क्यों नहीं किया। आज भी एक वहां से एक दरखास्त किसी भी जगह ऑनलाइन FIR की तो दी जा सकती है ना। बिल्कुल सही, तो दे आपने भाई की उनकी स्टेटमेंट चलाई। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुस्तफा नवाज खोखर, वी विश यू गुड लक। I really hope that we would have had a reasoned discourse. बिल्कुल बिल्कुल I appreciate your questioning. बिल्कुल करेंगे, बड़ी बेसिक सी बातें, क्योंकि आपने अब नेशनल लीडर बनना है, नेशनल नई पार्टी लेकर आनी है, तो आपने बहुत सी चीजों को देखना होगा और आपकी रहनुमाई भी चाहिए होगी। विश यू गुड लक इन दैट केस, और उम्मीद है कि जो भी नई पार्टी होगी वो पुरानी वाली पार्टियों की तरह नई पार्टी नहीं होगी। अच्छी बात है, और ये नई पार्टी सड़कों से आएगी, ड्राइंग रूम से नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।